पहला प्रश्न कह रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है, किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेरित धारा का। क्या है? प्रेरित धारा के दिशा को पता करने के लिए किया जाता है। इसके अनुसार यदि अंगूठे की दिशा में बल, तर्जनी की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगता है तो मध्यमा की दिशा में प्रेरित धारा की दिशा होती है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम एक है जो वृत्ताकार धारावाही तार के चारों ओर अपने दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार मोड़िए कि अंगूठा विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में मुड़ जाए, तब इस हाथ की मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। और जनरेटर या डायनमो का कार्य जो सिद्धांत है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से होता है, और मोटर का कार्य सिद्धांत फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। अगला है आवर्त सारणी के परमाणु क्रमांक बढ़ने पर तत्वों का धात्विक लक्षण पर क्या प्रभाव होता है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ए होगा, आवर्ती घटता है तथा समूहों में जो है वो बढ़ता है। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर तत्वों के धात्विक लक्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आवर्तों में घटता है और समूहों में जो है वो क्या करता है, बढ़ता है। अगर विद्युत ऋणात्मक की बात करें, विद्युत ऋणात्मकता की बात करें, ऋणात्मकता की बात करें, तो आवर्त में जो है लेफ्ट से राइट जाने में क्या होगा, बढ़ता है। क्या है? बढ़ता है। और वर्ग में जो है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने में, अप टू डाउन यानी नीचे आने में जो होता है वो क्या होता है, घटता है। अगर आप नीचे आ रहे हैं तो ये घटता है। अगर उसी तरह अगर बात करते हैं विद्युत बंधुत्व में, तो आवर्त में जो है वो लेफ्ट टू राइट जाने पे, इधर जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। क्या है? बढ़ता है। और ऊपर से नीचे जाने पर जो ये है घटता है। क्या है? ये घटता है। और परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं, तो परमाणु त्रिज्या जो है वो आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पे घटता है। क्या है? घटता है। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। तो ये सब जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हिटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया था। प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया था, हिटेकर द्वारा। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, मोनेरा। हिटेकर जो है, हिटेकर ने जीवित जीवों को 5 जगतों में बांटा था, 5 जगतों में। अब कोपलैंड जो है वो 4 जगतों में बांटा था। और हेकेल ने क्या है, हेकेल ने जो कितने जगतों में, 3 जगत में बांटा था। और कार्ल बुज जो है वो कितने जगतों में, 6 जगतों में। तो सब जो है एक अलग अलग नाम दिया था, सब अलग अलग जगत का वर्गीकरण किया था। अगला है, जब स्विस शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए तब कितने अक्षरों के स्थान जो है वो अपरिवर्तित रहेंगे। तो सबसे पहले SWITCH स्विच लिख दीजिए, उसे वर्णमाला के क्रम में सजा दीजिए, CHISTW कर दीजिए। अब यहाँ देखिए कि कितने को जो अक्षर है जो अपरिवर्तित है, तो यहाँ I जो है वो अपरिवर्तित है, आंसर हो जाएगा 1। क्या है? 1 यानी C हो जाएगा। उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। क्या है? दूसरों से भिन्न है। तो 5वां का जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आकृति ए में आकृति जो रंगा हुआ त्रिभुज है जो 2 बार आया, जबकि अन्य सभी में आकृति में जो है वो 1 ही बार आया। देखिए 1 आया, लेकिन यहाँ 2 बार आया। एक कक्षा में स्वर्ण का ऊपर से 16वां स्थान है। एक कक्षा में स्वर्ण का जो है ऊपर से क्या है, 16वां स्थान है, और नीचे से जो है वो 6ठा स्थान है। क्या है? 6ठा स्थान, यानी 5 और 15 प्लस 1 कितना हो गया, टोटल 21 लोग हैं। तो कितने हैं, 21। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कथन एवं धारणाएं के प्रश्न है कि सजातीय ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय ध्रुव की चुंबकीय वस्तु एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकृति के व्यक्ति अधिक अक्षुण्ण रहते हैं। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, केवल धारणा एक अंतर्निहित है। क्या ये निहित है? इसके बारे में जो विपरीत प्रकृति के व्यक्ति अधिक अक्षुण्ण रहते हैं, इसके बारे में कोई वर्णन भी नहीं है कथन में, तो ये धारणाएं भी गलत है। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। निम्न जो एक श्रृंखला दिया है उसमें प्रश्न चिन्ह पे आएगा। तो यहाँ देखते हैं किस तरह है। ओ को जो है वो 15 लिखा गया है, एस को 19, एल को 12, एक्स को 24। तो क्यू के कितना लिखा जाएगा, क्यू के जो लिखा जाएगा वो 17 लिखा जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सबका स्थानीय मान सिर्फ लिखा गया है। एक्टिव का 60 है तो पैसिव का क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को देखते हैं क्या करते हैं, उससे स्थानीय मान जो है उसको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, और उससे मतलब ऐड करते हैं। ए का स्थानीय मान 1 होता है, सी का 3 होता है, टी का 20 होता है, आई का 9 होता है, बी का
कितना होता है, भी का 22 होता है, ये 5 होता है। अगर हम सबको जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आ जा रहा है, ये 60 आ जा रहा है। यही हमारा है, सिर्फ स्थानीय मान को जोड़ा गया है। तो बस पैसिव को लिख दीजिए। पैसिव का जो स्थानीय मान हो जाएगा ये 16 होगा, प्लस 1 होगा, प्लस 19 प्लस 19 प्लस आई का 9 प्लस भी के 22 प्लस ई के 5 बराबर कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। क्या है, 91। आंसर हमारा जो हो जाएगा 91। उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है, बाकी आकृतियों से अलग है, तो आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए को छोड़कर अन्य सभी विकल्पों में मौजूद अक्षर एक समान है, जबकि विकल्प ए में मौजूद अक्षर क्यू अन्य सभी से भिन्न है। आप देख लीजिए यहाँ पर से जो है क्यू अन्य सभी से भिन्न है, क्यू किसी में नहीं है, बाकी सब जो ये सब है सेम है। आंसर हो जाएगा ए। घायलों और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, कौन सा है, आंसर हो जाएगा डी, रेड क्रॉस। क्या है, रेड क्रॉस। घायलों और युद्ध कैदियों को देखभाल के अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी रेड क्रॉस है। इसकी स्थापना जो है 1863 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था, तो हेनरी ड्यूनेट के द्वारा किया गया था। हेनरी ड्यूनेट के द्वारा किया गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता में। इसका अगर मुख्यालय की बात करते हैं तो ये जो है वो जकार्ता है। और इंटरपोल के मुख्यालय जो है वो कहाँ है, लियोन फ्रांस में है। क्या है, लियोन फ्रांस में है, इंटरपोल के मुख्यालय है। अब भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में किया गया था। अब प्रति वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में फ्रांस में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वोत्तम अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कौन बनी है, तो वो बनी है अनुसुईया सेन गुप्ता। कौन बनी है, अनुसुईया सेन गुप्ता बनी है। अगला है हरित क्रांति के संबंध में H/B का पूर्ण रूप क्या है। H/B का पूर्ण रूप क्या है, तो हाई यील्डिंग वेराइटीज है। यानी इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो होगा बी हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1966-67 में हुआ था। क्या है, 1966-67 में हुआ था हरित क्रांति की शुरुआत। और श्रेय जो है MS स्वामीनाथन को जाता है। MS स्वामीनाथन को जाता है भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय। अगला है सितंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP वृद्धि का पूर्वानुमान कितना % किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 7%। IMF ने 7% पूर्वानुमान किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का पिछला अनुमान जो था वो 6.8% था। विश्व बैंक भी 2024-25 में भारत के लिए विकास दर पूर्वानुमान जो है 6.6% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 7% कर दिया गया। यानी दोनों का जो है वो 7% है, विश्व बैंक का भी और IMF का। हिंडकल परियोजना कर्नाटक में किस नदी पर स्थित है, हिंडकल परियोजना, आंसर हो जाएगा बी, घाटप्रभा नदी पर। किस पे, घाटप्रभा नदी पे। निम्न में से किसे इस्पात का चौखट की संज्ञा दी गई है, इस्पात का चौखटा का संज्ञा दी गई है, स्टील फ्रेम। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भारतीय नागरिक सेवा। क्या है, भारतीय नागरिक सेवा को सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने वाला प्रथम भारतीय थे। और ये कब बने थे, तो 1864 ईस्वी में। और भारत में ICS की परीक्षा जो है 1922 से प्रारंभ हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में। अब वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल है, अगर ये पूछ दे तो 6 अभी राष्ट्रीय दल है सितंबर 2024 तक। अगला है टिहरी बांध और उन नदियों को मेल मिलाए जिन पर ये बनाए गए हैं। निम्नलिखित बांध और उन नदियों को मेल मिलाए जिन पर ये बनाए गए हैं। तो फरक्का की अगर हम बात करते हैं तो फरक्का गंगा नदी पर बना हुआ है। टिहरी की अगर बात करते हैं तो ये भागीरथी नदी पर है। थीन की बात करें तो ये रावी नदी पर है। और नागार्जुन जो है वो कृष्णा नदी पे है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन एक संयुक्त संख्या है, कौन एक संयुक्त संख्या है, आंसर हो जाएगा डी, 51। क्या है, 51। जो संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो वह उसे संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या कहलाती है। यहाँ पर जैसे 51 जो है वो 1, 3, 17 और 51 से विभाजित हो गया, इसलिए यह जो संख्या है वो क्या है, यौगिक है। क्या है, यौगिक है। यदि cot अल्फा बराबर √3 + 1 है तो tan अल्फा माइनस cot अल्फा का जो मान होगा वो कितना होगा, तो tan अल्फा माइनस cot अल्फा बराबर लिख सकते हैं 1/cot अल्फा माइनस cot अल्फा। यानी इसे लिख सकते हैं कितना, 1 - cot स्क्वायर अल्फा बटा cot अल्फा लिख सकते हैं। यानी 1 - √2 + 1 के स्क्वायर बाई √2 + 1, यानी 2 अब बटा हो जाएगा √2 + 1, यानी -2 × 1 + √2 बटा हो जाएगा √2 + 1। आंसर जो हमारा हो जाएगा
वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाइप ए एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया गया है और फिर बंद कर दिया गया। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी में पानी निकालने के लिए चलाया गया और फिर बंद कर दिया। पाइपों को एक के बाद एक करके प्रत्येक समय 1 घंटे के लिए तब तक चालू रखा गया जब तक कि टंकी भर नहीं गई है। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर जो है ए कितना है? 18 घंटा लगता है। बी कितना है? 30 घंटा लगता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसकी क्षमता जो हो जाएगा 5, इसकी क्षमता हो जाएगा 3, लेकिन ये इसकी क्षमता जो है वो निगेटिव में होगी, 3 होगा। अब कह रहा है कि ए तथा बी जो है वो मिलकर काम करेगा तो क्षमता कितना हो जाएगा? 5 - 3 बराबर 2 हो जाएगा। चलिए ए और बी मान लिया कि 1-1 घंटा काम करता है, 2 घंटा काम करता है तो 2 यूनिट काम करता है। काम हमारा कितना है? 90 यूनिट। तो ये जो है वो 43 यूनिट तक जो है वो 7 करेगा। 43 जो है घंटे तक अगर हम जोड़ते हैं 43 बार 7 तो कितना हो जाएगा? 43 गुना 2 करेंगे तो कितना हो गया? 6 और 4 दूनी 8, 86। यानी 86 यूनिट कार्य हुआ है। क्या है? 43 बार 7 काम किया है तो 43 गुना 2 घंटा हो गया, 6 और 4 दूनी 8, यानी 86 घंटा तो हमारे लग गया है। 86 यूनिट जो हमारा है वो पूरा हो गया। अब बचा कितना? तो 90 में से 86 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 यूनिट। क्या है? 4 यूनिट। 4 यूनिट का अभी कार्य करने के बारी किसका आया? ए का आया। और ए का जो क्षमता है वो क्या है? 5 है। तो 4/5 इसे कर देंगे। और ये जो है घंटा में आएगा 4/5 घंटा, उसको अगर हम मिनट में बदल देंगे तो कितना होगा? 60 से गुना कर देंगे। ये 12×5 = 60 हो गया, 12×4 = 48 मिनट। क्या है? 48 मिनट लगेगा इसको भरने में, क्योंकि आखिरी प्रश्न में क्या कर रहा है कि भरने के लिए कितना समय लगेगा। तो आखिरी अब ये काम क्या है? पहले ए बी करके ऐसे तो वो 43 बार जा चुका है। ए बी करके इसको एक बार मानते, 2 बार 43 बार जा रहे हैं, यानी 86 घंटा हो चुका है। अब बारी हुआ जब यहाँ तक हो गया ए बी तक, तब ए ही करेगा ना। और ये जो किया था कितना यूनिट बच रहा था? 4 यूनिट। तो वही 4/5 किया गया, तो ये 48 मिनट हुआ, 86 यानी 86 घंटा हो जाएगा प्लस 48 मिनट। आंसर हमारा जो हो जाएगा ये होगा। ना कि अगर ए तथा बी मिलकर करता 5 - 2 तो 2 आ गया, सीधे 90 में से 2 क्या है? 2 यूनिट काम किए, 2 कितना हुआ? 45 बार। 45 बार 1-1 घंटा काम किया है, यानी 2 लोग किया है तो 90 घंटा। ये मत कर दीजिएगा क्योंकि आखिरी बार सिर्फ ए करेगा, बी का उसमें कोई योगदान नहीं रहेगा। तो आंसर हो जाएगा कितना? 86 घंटा 48 मिनट। आंसर हो जाएगा डी। क्या है? 20वां के जो है वो डी हो जाएगा। अगला है एक रेखाखंड जो -2, -1 तथा -5, -3 को जोड़ रही है, उसका मध्य बिंदु मिड पॉइंट जो है वो क्या होगा? तो 21वां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक कोई रेखा है, इसका ए का जो है -2, -1 है, वो जोड़ रहा है -5, -3 का ये बी पॉइंट है। तो इसका मध्य बिंदु डी निकालना है। मध्य बिंदु डी का जो निर्देशांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? -2 + -5/2 -1 + -3/2 होगा। इसे हल करेंगे 7/2 माइनस में हो जाएगा, ये -4/2 हो जाएगा। तो ये होगा -7/2 और -2 होगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। निम्नलिखित समीकरण की इकाई संख्या यानी यूनिट डिजिटल क्या होगी? 3 के पावर 68 गुना 4 के पावर 73 गुना 15 के पावर जो है वो 101 है। अगर पावर घात में 4 से भाग देते हैं, जो शेष आता है उसे दी गई संख्या को पावर के रूप में रखते हैं। जब पावर पूरी तरह कटता है तब शेष के रूप में 4 लेते हैं। अब 68 को 4 से करते हैं तो 0 0 कट जाते हैं, यानी 3 के पावर 4 हो जाएगा। गुना अगर 73 को 4 से भागा देते हैं तो 1 शेष बचता है, तो ये हो जाएगा 4 के पावर 1। और गुना 101 के 4 से भागा देते हैं, 1 शेष बचता है तो 5 के पावर 1 हो जाएगा। यानी ये 1 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, यानी 20। इकाई संख्या बराबर हमारे पास जो आ जाएगा वो कितनी आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 0। आंसर हमारा कौन सा होगा? 0 होगा। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। x331 यदि 11 से विभाज्य है तो x का स्थानीय मान क्या होगा? 11 से विभाज्य का नियम पहले जानना होगा कि किसी भी संख्या के सम स्थान वाले अंक को एक साथ जोड़े तथा विषम स्थान वाले अंक को एक साथ जोड़े। जोड़ने के बाद दोनों का अंतर अगर 0 हो या 11 से जो है वो विभाज्य हो तो वह संख्या जो है क्या होगा? 11 से पूर्ण विभाज्य होगा। क्या है? वो संख्या 11 से पूर्ण विभाज्य होगा। तो यहाँ पर देखिए जोड़ते हैं, विषम स्थानों को जोड़ x + 3 + 1 = x + 4 हो जाएगा। क्या? x +
4 हो जाएगा। सम स्थान को 3 + 3 = 6, यानी x + 4 - 6 = x - 2 आता है। अब x के स्थान पर अगर 2 रखते हैं तो अंतर 0 हो जाएगा, तो 11 से हमारा विभाज्य हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, सरल करने का है। क्या है? सरल करने का है। तो 1/16 भागा 1/16 भागा 1/16 भागा 1/16 भागा 1/16 सब जो है यहाँ पर क्या है वो भागा में दिया है। तो पहले तो 1/16 लिख दीजिए और सबको क्या है गुणा में कर दीजिए। क्या है? गुणा में कर दीजिए, क्योंकि भागा 1/16 है, इसे उलटिएगा तो ये 16 गुना में आ जाएगा। ये एगो कट जाएगा, 16 × 16 × 16 हो जाएगा 4096। क्या है? 4096। आंसर हो जाएगा सी। शीला समान गति से एक निश्चित दूरी 13/14 पर चलती है और समान समय से 8 मिनट अधिक लेती है। लिया गया समान समय जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो चाल जो है वो चाल है क्या है 14 से 13, तो समय जो लगेगा वो क्या है 13 से 14। अंतर क्या है 1 का। एक इकाई का जो मान है, एक इकाई का मान है वो कितना है 8 मिनट है। 8 मिनट है तो 13 इकाई का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 13 इकाई का मान हो जाएगा 8 × 13 = 104 मिनट। क्या है 104 मिनट। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का प्रयोग किया जाता है। क्या है? HCl का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अगर एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र की बात करें तो CH3COOH है। एसिटिक एसिड को 6% जलीय विलयन में जो है जलीय विलयन सिरका कहलाता है। एसिडिक एसिड का 6% जलीय विलयन सिरका कहलाता है। अगला है एक जाति या इसकी समष्टि में कुल आनुवांशिक विविधता को क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जीन पूल कहते हैं। क्या है? जीन पूल कहते हैं। जीन DNA का बना होता है। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने मानव जनसंख्या का अध्ययन किया था? मानव जो है जनसंख्या का, और इसका आंसर हो जाएगा बी, माल्थस ने। क्या है? माल्थस ने। मानव जनसंख्या का अध्ययन जो है डेमोग्राफी कहलाता है। क्या है? डेमोग्राफी। और विश्व में वर्तमान में जनसंख्या 7.8 जो है वो बिलियन है। क्या है? बिलियन है। निम्नलिखित विकल्पों से प्रत्येक शब्दों को जोड़े, प्रश्न में दिए गए जोड़ों से मेल खाता हुआ जोड़ा चुने। लेखक, पुस्तक, और ये आंसर हो जाएगा कुम्हार, बर्तन। जिस प्रकार लेखक के द्वारा पुस्तक लिखा जाता है ठीक उसी प्रकार कुम्हार के द्वारा बर्तन बनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर चुनना है। विषम अक्षर ओ से आर गया, ओ से आर गया +3 है। आर से यू गया है, ये भी +3 है। सी से ई गया है +2 है, और ई से जी गया है +2 है। आई से के गया है +2 है, के से एम गया है +2 है, यू से डब्ल्यू गया है +2 है, डब्ल्यू से बाई गया है +2, यानी सब +2 ये +3 है, यानी ए हमारा हो जाएगा। चलिए कैलेंडर, तारीख, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, घड़ी, समय। कैलेंडर जो है वो क्या करता है तारीख बताता है, उसी प्रकार घड़ी जो है वो समय बताता है। कथन एवं निष्कर्ष की बात करते हैं। कथन कर सभी लैपटॉप जो है वो कंप्यूटर है। सभी जो है वो लैपटॉप कंप्यूटर है। ये हो जाएगा क्या है लैपटॉप, लैपटॉप। और सभी लैपटॉप जो है ये क्या है ये कंप्यूटर हो जाएगा। क्या है? कंप्यूटर। कुछ मेज लैपटॉप है, कुछ मेज जो है वो लैपटॉप है, तो ये हो जाएगा मेज। सभी मेज कंप्यूटर है, गलत है। कुछ मेज कंप्यूटर है, सही। कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है, सही है। आंसर हमारा जो 32 का हो जाएगा वो बी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 और 3 जो है वो अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है किसी विशिष्ट कूट भाषा में वर्च्यू को इतना और ट्रेजेडी को इतना लिखा गया है, उसी भाषा में प्रोफेन को कैसे कूटबद्ध किया गया? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल भी है। VIRTUE। अगर वर्च्यू की बात करते हैं तो इसका जो मान होता है कितना होता है 22 होता है, 9 होता है, 18 होता है, 20 होता है, और कितना होता है ये 21 और 5 होता है। अगर इसे काउंट करते हैं तो हमारा 201 आ नहीं रहा है। अगर मान लें कि इसके विपरीत अक्षर देखते हैं तो 22 के विपरीत अक्षर कितना होगा? जोड़ के 27 आना चाहिए, तो 5 हो जाएगा। इसको 27 जोड़ने के लिए हमको क्या करना होगा 18 करना होगा, तो ये 18 होगा। 18 में 27 जोड़ने के लिए कितना करना होगा 9 जोड़ना होगा, तो ये होगा 9। इसका कितना होगा 7 हो जाएगा। इसका कितना होगा 21 और 6 कितना 27 हो जाता है। 5 और कितना हो जाएगा 22। ये सब कुछ जाता है 5 और कितना हो जाएगा 22। ये सब को जोड़ते हैं तो आ रहा है 67, और यहाँ है 201। अगर इसमें अगर बात करते हैं कितना वोवेल है तो एक ये है,
एक ये है और एक ये है। 3 भॉवेल है, 3 से अगर इसमें गुना कर दे 7 21 के 1 बाकी 2 6 18 2 21 कितना हो जाएगा 6 18 2 20 201 यानी हमारा ये आ रहा है। यानी करना क्या है कि सबसे पहले विपरीत अक्षर ढूंढना है, विपरीत अक्षर ढूंढिए, उसके बाद क्या है उसका स्थानीय मान, स्थानीय मान का योग कीजिए और योग में जितना भी वोवेल है, जितना वोवेल है उससे गुना कीजिए, उससे क्या कीजिए गुना कीजिए। ये हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा था। चलिए अब अगला है PROF जो है ANE है। इसका अगर हम स्थानीय मान की बात करते हैं तो ये होगा कितना, इसका हो जाता है P का जो है वो 16 18 क्या है, O का कितना हो जाता है 15, F का 6 हो जाता है, A का जो है 1 होता है, N का 14, E के 5 होता है। जोड़ के हमें क्या लाना था 27, तो ये 11 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा प्लस 21 हो जाएगा प्लस 26 हो जाएगा प्लस 13 प्लस 22 हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 114। लेकिन 114 में से देखना कि कितने अल्फ़ाबेट है, तो O है, A है और E है, यानी 3 है। 3 से गुना कीजिए 342 आएगा। आंसर हो जाएगा कौन सा, A हो जाएगा। भाई पिता करदाता, आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर मान लिया कि ये भाई है तो ये हो जाएगा पिता, क्या है पिता हो जाएगा, ये होगा करदाता, करदाता। असंगत शब्द को चुनना है, इसमें से असंगत जो है वो डी है, दृष्टि है। दृष्टि को छोड़कर अन्य सभी तीनों उत्ताप, निष्ठा एवं रोष, भावना से जुड़े शब्द है। 2023 में पंजाब में ट्रैक्टर स्टैंड पर प्रतिबंध किसने लगाया, और इसका आंसर हो जाएगा सी, भगवत मान ने, क्या है भगवत मान ने लगाया है। पंजाब में हर साल ग्रामीण खेल मुकाबलों के दौरान भी ट्रैक्टरों और अन्य कृषि उपकरणों के जरिए स्टंट दिखाने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। भगवत सिंह मान आप पार्टी के नेता है जो पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री, क्या है 17वें मुख्यमंत्री है। नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है, नोबेल म्यूजियम, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्टॉकहोम में, क्या है स्टॉकहोम में। अगस्त 2024 में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, केसी वेणुगोपाल, क्या है केसी वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 5 नई संसदीय समितियों का गठन किया है। मिष्टी योजना का उद्देश्य आसपास के समुदायों को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करते हुए भारतीय तट पर खाली स्थान पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और उसे पुनर्जीवित करना है। आंसर हो जाएगा डी, मैग्रोव, क्या है मैग्रोव। पंचायती राज का शुभारंभ जो है वो स्वतंत्र भारत में कब हुआ, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है, और यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया है, क्या है किया गया है। और इसमें कुल जो है 11वीं अनुसूची में 29 विषय का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक वर्ष जो है वो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। BR मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार जो है कहा जाता है। भारतीय पासपोर्ट में कितने अंक होते हैं, कितने अंक होते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी, 7 अंक होते हैं। कितने, 7 अंक होते हैं। कुछ और भी अंक है जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। GST पंजीकरण की संख्या जो होता है वो कितना होता है, 15 अंक का होता है, क्या है 15 अंक का होता है। आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, आधार कार्ड में जो होते हैं वो 12 अंक होते हैं। पैन कार्ड में जो होते हैं वो 10 होते हैं, क्या है 10 होते हैं। अब पिन नंबर जो होता है वो कितना नंबर होता है, यानी पोस्टल पिन का जो होता है वो होता है 8 नंबर का, क्या है 8 नंबर, क्या 8 नंबर 6 नंबर का होता है, ये जो होता है 6 होता है। अगर मान लें कि आपको पटना का है तो 8000001 इस तरह का होता है पिन नंबर, जो कितना होता है 6 डिजिट का। अगस्त 2024 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और ये नियुक्त किया गया पार्थानेनी हरीश को, पार्थानेनी हरीश को किया गया है। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल चलाता है और 15 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता और वह 15 मिनट जल्दी पहुंचता तो छात्रावास और कॉलेज के बीच की दूरी का पता लगाए। तो दूरी बराबर जो हो जाएगा x इंटू बाई बटा एक्स माइनस बाई इंटू समय का अंतर। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इससे हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा 75 गुना 150 बटा 75 गुना जो हो जाएगा 30 बटा 60 यानी 75 किलोमीटर, क्या है 75 किलोमीटर। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा
वो सी हो जाएगा। एक बॉक्स में 8, 7, 6 के अनुपात में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं। पुराने सिक्कों का मूल्य 1, 5, 10 है। यदि बॉक्स में सिक्कों का कुल मूल्य 1133 रुपये है तो 5 रुपये के सिक्के के संख्या कितनी है? तो यहाँ पर जो है 1, 5 और 10 के सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या जो है 8, 7, 6 के अनुपात में है। अगर इसे गुना करते हैं तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है 8, 7, 5, 35 और ये हो जाता है 60। 8, 35 और 60 का जो मान है वो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1133 दे ले। 8 + 35 + 60 के मान दिया हुआ है 1133। एक इकाई का मान कितना होगा? एक इकाई का मान जो हो जाएगा 1133 बटा 103 बराबर 11। 5 के सिक्के टोटल कितने हैं? तो वो सिक्के हैं जो है 5 के सिक्कों की संख्या 7 वो है। क्या है? 7। 11 × 7 बराबर 77 हो जाएगा। 77 आंसर हो जाएगा सी। एक समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात 1:1:√2 है तो cos A cos B माइनस sin A इंटू sin B का जो है वो मान ज्ञात करना होगा। तो चूंकि दो भुजा बराबर है तो कोण A बराबर जो होगा, कोण A बराबर होगा वो कितना होगा? कोण B बराबर कितने डिग्री? 45 डिग्री। cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B होगा। इसे लिख सकते हैं cos A प्लस B, यानी cos जो हो जाएगा 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर cos 90 डिग्री बराबर 0। आंसर हो जाएगा 0। साधारण ब्याज पर दी गई धनराशि 3 वर्षों में 815 और 4 वर्षों में 854 हो जाती है। राशि ज्ञात करना है। क्या है? राशि ज्ञात करना है। तो P + 4I बराबर हो जाता है 854। क्या है? 854। P जहाँ मूलधन है, I जो है साधारण ब्याज है। अब P + 3I जो हो जाता है 815। अब इसे घटा देंगे तो ये I बराबर जो बचेगा वो कितना बचेगा? 39। 4I बराबर कितना होगा? 39 × 4 बराबर 156। मूलधन बराबर कितना हो जाएगा? 854 था, अब माइनस में से 156 घटा देंगे, ये हो जाएगा 698। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो सी आ जाएगा। क्या है? सी आ जाएगा। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक फर्म में 70% कर्मचारी पुरुष है, 30% पुरुष और 20% महिला कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनते हैं। सेवा में बने रहने वाले कर्मचारियों की संख्या कुल संख्या का कितना प्रतिशत होता है? यानी माना कि कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 100 है, जिसमें से 30 पुरुष है। क्या है? 30 पुरुष, अच्छा 30 पुरुष और 20% महिलाएं कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनते हैं। इसमें 70% जो है वो पुरुष कर्मचारी है और 30% हो जाएंगे कितना? महिला कर्मचारी है। जिसमें 30% जो पुरुष है वो स्वेच्छा से अथी करते हैं, यानी 21 हो जाएगा, और ये 20% महिला स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनते हैं, तो ये 6 हो गया। सेवा में बने रहने वाले कर्मचारियों के प्रतिशत जो है वो कितना होगा? 100 में से घटा दीजिए 21 + 6 बराबर 73%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। x² - 4x + 4y बराबर 0 के दो वास्तविक मूल है तो b का मान ज्ञात करें। 2 कह रहा है कि वास्तविक मान है, तो वास्तविक मान का कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा d = 0 या हो जाएगा d > 0। ax² - bx + c से तुलना करना है, जहाँ a बराबर 1 है, b बराबर -4 है, c बराबर 4b है। तो d बराबर -4 के स्क्वायर -4 × 1 × 4b > 0, क्योंकि d बराबर होता है b² - 4ac होता है। क्या है? c होता है। तो ये हो जाएगा 16 - 16b > 0, 16 > 16b, a > b हो जाएगा, यानी b जो है वो लेस इक्वल देन 1। आंसर हमारे पास जो हो जाएगा वो c हो जाएगा, 48 के c। यदि एक सम बहुभुज का बहिष्कोण 72 डिग्री है तो उसका अंतःकोण ज्ञात करना है। क्या है? अंतःकोण ज्ञात करना है। सम बहुभुज का बहिष्कोण 72 डिग्री है तो कोण प्लस बहिष्कोण, क्या कहता है? बहिष्कोण बराबर जो हो जाता है 180 डिग्री। क्या है? 180 डिग्री। तो अंतःकोण बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा 108 डिग्री। सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 75% मतदाताओं ने मतदान किया। क्या है? मतदान किया, इसमें 2% मत अमान्य घोषित किए गए। एक उम्मीदवार को 12 में से 61 मत मिले जो मान्य मतों के 75% के बराबर थे। उसी चुनाव में मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? तब माना कि मतदाताओं की संख्या कितना है? 1 है। एक उम्मीदवार को 12 में से 61 मत मिले जो मान्य मतों के 75% के बराबर थे। उसी चुनाव में मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी?
अब माना कि मतदाताओं की संख्या कितना है, x है। अब मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या x गुना 75% है। अब मान्य मतदान की संख्या x गुना 75, ये हो जाएगा गुना 100 माइनस 2%, यानी x गुना 75% गुना 98% गुना 75% बराबर जो हो जाएगा 9261 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा, 9261 गुना 100 गुना 100 गुना 100 बटा कितना हो जाएगा 75 गुना 98 गुना 75 बराबर ये हो जाएगा 16,800। क्या है 16,800, आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में तृतीयक उपभोक्ता है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बाज। शाकाहारी जो होते हैं, शाकाहारी वो प्राथमिक स्तर के होते हैं। क्या है, प्राथमिक स्तर के उपभोक्ता होते हैं। मांसाहारी जंतु द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। एक टीबी के बराबर कितनी जीबी होते हैं? एक टीबी बराबर जो होते हैं वो 1024 जीबी होते हैं। क्या है 1024, और 1 जीबी बराबर जो होते हैं वो कितना हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं 1024 MB होते हैं। क्या है 1024 MB, और 1 MB बराबर जो हो जाएंगे वो कितना हो जाएगा 1024 KB, 1024 KB, और 1 KB बराबर जो होता है 1024 बाइट होता है। क्या है बाइट होता है या बाइट होता है। अगला है, एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का उपयोग होता है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप। क्या है फ्लिप फ्लॉप। एक बिट डाटा संग्रह के लिए किस सर्किट का, फ्लिप फ्लॉप का। प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा हमें ये देखना है। अगर हम 9 के स्क्वायर करते हैं प्लस 3 के स्क्वायर करते हैं, और तो ये हो जाएगा कि 9 9 81 प्लस 3 तिया के 9 90, 90 से 2 से भागा देंगे तो 45 आ जाएगा, यानी ये हारा है। उसी तरह 10 के स्क्वायर 100 प्लस 12 के स्क्वायर 144 बटा 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 122। तो अब हमें कितना 6 के स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर बटा 2 बराबर 116 लाना है। 6 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर बराबर कितना होगा 232 हो जाएगा। क्या है 232। 100 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 232 माइनस 36, यानी हो जाएगा 196। x बराबर हो जाएगा √196, ये हो जाएगा 14। आंसर हो जाएगा डी। एक निश्चित कूट भाषा में राखी को इस तरह और सालों को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मंजू को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सबसे पहले जो है राखी लिखे यहाँ पर RAKHI, ये हो जाएगा 18 1 11 8 9 है। अब इसे क्या है लिखा गया जो है वो 36 2 22 16 18 कुछ मिल रहा है, तो हाँ ये गुना 2 है, ये गुना 2 है, ये भी गुना 2 है, ये भी जो है वो गुना 2 है। तो बस हमें मंजू को इसी तरह लिख लेना है MANJU। इसका जो होता है 13 1 14 10, और यू का जो होता है 21 होता है। क्या है यू का 21 होता है। गुना करेंगे 26 2 28 20 42। सही जवाब जो हमारा हो जाएगा 55 के ए हो जाएगा। क्या है ए होगा। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो ए आ जाएगा। क्या है ए आ जा रहा है। अब देखिए ये वाला यहाँ पे चला जा रहा है, ये वाला यहाँ पे चला जा रहा है, और ये वाला यहाँ आ रहा है, और ये वाला यहाँ आ रहा है। ये हर इसी तरह हो रहा है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ए। ध्यान से जानकारी को पढ़िए। ABCDEFGH एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर जो है केंद्राभिमुख होकर बैठे हुए हैं। कितने लोग बैठे हुए हैं, तो 8 लोग बैठे हुए हैं। 8 लोगों को बैठने के यहाँ पर जगह पहले में बना लेना होगा। उसके बाद एक एक करके प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है कि कोई भी 2 पुरुष या 2 महिला एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है। 2 पुरुष 2 महिला जो है वो एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है। ए H की पत्नी है, ए जो है वो H की पत्नी है। तो 2 पुरुष 2 महिला नहीं बैठ सकता, लेकिन आसपास तो बैठ सकते हैं। H की पत्नी है और H के ठीक बाईं ओर बैठी हुई है। H के ठीक बाईं ओर बैठी हुई है। ए E के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठी हुई है। ए जो है E के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो यहाँ पर बैठेगा E, है ना। F D के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। F जो है वो D के दाएं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ था। अगर F है यहाँ पर D होगा तो होगा। D A या E के ठीक पड़ोस में नहीं है, A और E के पड़ोस में नहीं है, तो हमारा यहाँ सही बैठा हुआ। H और C एक दूसरे के ठीक पड़ोस में बैठे हैं। H और C जो है वो पड़ोस में बैठे हुए हैं।
एफ अपनी पत्नी बी के ठीक पड़ोस में नहीं है। एफ जो है अपनी पत्नी के पड़ोस में नहीं है। एफ अपनी पत्नी बी के ठीक पड़ोस में नहीं है, तो बी जो हो जाएगा यहाँ होगा। बी से वामावर्त दिशा में गिने जाने पर बी और एफ के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं, ये जो है यहाँ पर जी हो जाएगा। बी से वामा दिशा में गिने पर बी और एफ के बीच कितने हैं, 2 2 4 1 4 लोग। आंसर जो हमारा हो जाएगा 57 के कितना होगा, कितने लोग बैठे हुए, फिर से देखते हैं। बी से वामावर्त दिशा में हमें करना है, गिने जाने बी और एफ के बीच में जो बैठे हुए हैं वो 2 लोग हैं। यहाँ से अगर बी से कहाँ से काउंट करना है, बी से वामावर्त दिशा में तो 2 लोग हैं, और 20 से इधर बैठेंगे तो हमारा होगा 4 लोग। तो आंसर हमारा जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा, क्या है 4 हो जाएगा। बी और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हुए, 4 लोग बैठे। 58 नंबर प्रश्न है कि क्या परीक्षा हॉल में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की अनुमति दी जानी चाहिए। नहीं, उनकी मदद से परीक्षा में नकल करना आसान हो जाता है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट महंगे होते हैं और उन्हें परीक्षा हॉल के बाहर छोड़ना सुरक्षित नहीं है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा 58 के जो हो जाएगा डी हो जाएगा। केवल तर्क 1 जो है वो पुष्ट है। भावना सतीश से किस प्रकार संबंधित है। भावना की मां राज्यम है, राज्यम का पुत्र सतीश है, यानी दोनों कथन जो है वो आंसर देने के लिए पर्याप्त है। तो 1 और 2 दोनों मिलके जो है वो पर्याप्त है, अकेले नहीं है। राम स्थान ए से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ए से जो है वो उत्तर की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर जाता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर जाता है। ये क्या है, 3 किलोमीटर जाता है। 3 के बाद दाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलकर स्थान बी तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है, यहाँ बी तक पहुंचा। ए और बी के बीच की दूरी कितना है, तो ये 5 ये हो गया और 2 ये वाला हो गया, टोटल जो हो गया 5, यानी 5 किलोमीटर हो गया। नहीं सॉरी, 5 इधर है, 2 ये है, 7 किलोमीटर हो जाएगा। कितनी हो जाएगा, ये 7 किलोमीटर हो जाएगा। 5 + 2 आंसर हो जाएगा 7 किलोमीटर, आंसर ए हो जाएगा। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी, इसका आंसर हो जाएगा सी, 64.83% थी। क्या परसेंट थी 2001 में, जो है 2001 में कितना था, तो ये था 64.83, और 2011 की बात करते हैं तो ये था 74.04%, यानी जो बढ़ोतरी हुआ है वो इतना हुआ है। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। कौन सा कथन जो सही नहीं है, तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 5A में किया गया है। आंसर हो जाएगा वो डी, सही नहीं है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 51 में किया गया, सही है। 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा मौलिक कर्तव्य को संबंधित है, ये भी सही है। और 1976 भी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ये भी सही है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कैसी है, आंसर हो जाएगा बी, प्राकृतिक है। क्या है, प्राकृतिक है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक के किया था। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर कह रहा है कि भाषा, तो भाषा जो है ग्रीक और अरामाइक लिपि का अभिलेख जो अफगानिस्तान से मिला है, और भाषा जो है इसमें प्राकृतिक है। क्या है, प्राकृतिक है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। क्या है, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, क्या होता है, तो ये होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। क्या है, सदस्यों को शपथ दिलाना है। प्रोटेम स्पीकर प्रायः सदन के वरिष्ठतम जो है वो सदस्य होते हैं, वरिष्ठतम जो है वो सदस्य होते हैं। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी स्पीकर के निर्वाचन तक अपने पद पर रहते हैं, और अनुच्छेद 99 के अंतर्गत संसद सदस्य का शपथ लेते हैं। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब थे। मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 134वीं। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो है 134वीं थी। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया जाता है। कब से जारी किया जा रहा है, तो ये 1990 से जारी किया जा रहा है। गन्ने से चीनी बनाने की गतिविधि किस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आती है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, द्वितीयक क्षेत्र के। किसके, द्वितीयक क्षेत्र के। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशकता तो गैर न्याय संगत होते हैं। आंसर हो जाएगा सी। 500 की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक और छमाही आधार पर चक्रवृद्धि करने पर 1.5 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या है, मूलधन दिया हुआ 4% वार्षिक ब्याज की दर से
वार्षिक और छमाही आधार पर चक्रवृद्धि करने पर 1.5 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या है, मूलधन दिया हुआ है कितना, 5,000 दिया हुआ है, दर 4%, समय 1.5 वर्ष दिया हुआ है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देंगे। तो आप फार्मूला से आइए निकालते हैं। ये हो जाएगा 5,000 इंटू 1 + 4/100 के पावर 1, ये हो जाएगा 1 + 4 इंटू 1/2/100 के -1 हो जाएगा। बस इसे हल कर देना है। ये 5,000 हो जाएगा, ये 26/25 गुना 51/50 -1। आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5,000 गुना 76/1250 यानी 4 गुना 76, 304 रुपया। क्या है, 304 रुपया होगा। चक्र अभी कहाँ करा है कि ये तो आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज करने पर इतना अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज को अंतर ज्ञात कीजिए। तो एक बार वार्षिकी और एक बार छमाही है। अब ब्याज दर छमाही के आधार पर दर जो अगर होगा 4% भागा 2% यानी 2%, समय कितना हो जाएगा, तो 3/2 गुना 2 बराबर कितना होगा, 3 वर्ष। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या आ जाएगा, तो अब आ जाएगा 5,000 इंटू 1 + 2/100 के पावर 3 -1। जब इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 306.04। क्या है, 306.04। यानी हमारा जो ये हो जाएगा अंतर कितना हो जाएगा, 306.04 माइनस 304 बराबर 2.04 हो जाएगा। यानी आंसर जो हमारा कौन सा आ जाएगा, बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। लेकिन एक और मेथड है, आइए उससे भी हल करते हैं। कह रहा है वार्षिक के लिए सबसे पहले क्या है, वार्षिक यहाँ लिख लीजिए। वार्षिक के लिए जो होगा दर जो होगा वो कितना होगा, 4%। समय जो होगा वो क्या है, 1/1/2 वर्ष। तो CI परसेंटेज बराबर कितना हो गया, 4/6.08 हो जाएगा। ये किससे निकाला गया है, इससे निकाला गया है जो क्रमागत प्रतिशत निकालते हैं, क्रमागत दर निकालते हैं, उसके अनुसार निकाला गया है। ये इतना हो जाएगा। छमाही की अगर बात करते हैं, छमाही के लिए जो हमारे पास जो दर है वो 2% है, समय जो है वो कितना है, 3 है। इसका CI परसेंटेज बराबर होगा 6.1208% हो जाएगा। अंतर जो है, अंतर CI परसेंटेज का कितना हो गया, 6.1208 माइनस 6.08 यानी 0.0408% हो गया। तो ब्याज में अंतर कितना हो गया, ब्याज में अंतर, तो ब्याज में अंतर हो गया 5,000 गुना 0.0408/100 यानी 2.04 रुपया, बी हो जाएगा। कैसे आया है यहाँ पर ये देख लीजिए। कह रहा है कि दर अगर शुरुआत साल में 4 है तो अगला साल जो 6 माह में लगा वो कितना लगेगा, 2 ही लगेगा। तो यह होगा 4 + 2 अब प्लस होगा 4 गुना 2/100 होगा, यानी 4 2 6 अब प्लस 4 दूनी 8, कितना हो गया 8/100 यानी 6 + 0.08 यानी 6.08। ये हमारा क्रमागत करके ये निकाला गया। इसी तरह सी का निकाला गया था, तो आंसर हो गया बी हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि निम्नलिखित माध्यिका 28 निम्नलिखित की माध्यिका 28.5 है तो x का हमें मान निकालना है। क्या है, x का मान निकालना है। यहाँ सबसे पहले जो है माध्यिका दिया हुआ है तो स्पष्ट है कि ये 20 और 30 के बीच में होगा। जो 20 और 30 के बीच में ही 28.5 है। n बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ, मैक्सिमम दिया हुआ है 60। तो n/2 बराबर कितना हुआ, 30 दिया हुआ। n जो है ये कैपिटल होता है 30 हुआ। l माध्यिका वर्ग की निचली सीमा है तो कौन सा है, 20 है। l जो दिया हुआ है 20 है। और हमारे पास जो है c माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग का संचयी जो है आवृत्ति है। तो संचयी आवृत्ति जो हमारे पास हो गया वो कौन हो गया, वो हो गया 5 + x, क्योंकि 5 था, यहाँ पर जो हो जाएगा संचयी बराबर था 5 + x, यहाँ हो जाता है 25 + x। तो ये हो जाएगा c बराबर 5 + x। और f जो है माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी है, 20 है। तो ये हो जाएगा 20। h जो है वर्ग की माप है, 20-30 का जो वर्ग है तो हमारे पास वर्ग की माप जो होगा 10 हो गया। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ये c निकालने में। तो c जो होता है अगर 0 से 10 तक में लिखा हुआ 5 है तो 5 होगा, और 10 से 20 तक में जो लिखा हुआ x है तो अब जो ये हो जाता है संचयी 5 + x हो जाता है। और अगर 20 से 30 तक में लिखा हुआ है 20 है तो ये संचयी बराबर होगा 5 + x तक लाए थे प्लस 20 यानी 25 + x हो जाएगा। यही हमें ध्यान देना होगा। h बराबर 10 हो गया। अब फार्मूला माध्यिका का लगा दीजिए। तो माध्यिका का फार्मूला होता है L + n/2 - c/f × h होता है। मान रख दीजिए 20 प्लस ये हो जाएगा 30 - 5 + x
बटा 20 गुना 10 बराबर क्या हो जाएगा 28.5। मान निकालिएगा, x का जो मान आएगा वही हमारा 8 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। 70 नंबर प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके स्टॉपेज 72 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से रुकने के साथ 7 किलोमीटर पर घंटा की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी औसत प्रति घंटा कितने मिनट जो है वो रुकती है, ये निकालना है। तो रुका हुआ समय बराबर a माइनस बी बटा ए आवर हो जाएगा, यानी 72 माइनस 60 बटा 72 यानी 12 बटा 72 आवर हो जाएगा, यानी 1/6 घंटा हो जाएगा। क्या है 1/6 घंटा, 1/6 को अति करेंगे तो 10 मिनट आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक तालिका 3 वर्षों के दौरान 5 अलग अलग कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाती। यह दिया गया कि प्रत्येक कॉलेज में हर वर्ष 200 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। 71 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 5 कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या को बीत आरेख को पाई चार्ट द्वारा दर्शाया जाता है तो कॉलेज सी के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना होगा। तो सबसे पहले जो है 5 है उसके ये हम यहाँ पर बांट देते हैं, ये 3 हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। अगर मान लिया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है और ई है। अब इसमें से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितना है, तो एक अगर हम विद्यार्थियों की संख्या की बात करते हैं तो 68 जो है वो 100% जब था 100 नंबर पे कितना है 200 नंबर का पूरा फुल मार्क्स है, कितना है 200 का फुल मार्क्स, इसमें 68% लाया, यानी कितने विद्यार्थी 68% विद्यार्थी पास हुए, तो कितने हुए, तो ये हो गया कितना 136। क्या है 136 हो गया। उसी तरह जो है 72% पास हुई है, देखिए 72 है तो ये हुआ 144, और फिर 74% जो हुआ 2017 में 74%, तो ये हो गया 148। सबको जोड़िएगा 4 4 10 8 18 का 8 बाकी 1 हो जाएगा, और 4 4 16 के 6 बाकी 1 और ये 468, यानी ए की जगह पर हम क्या लिखें, कितना होगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या 4 12 कितना 428, ए की जगह पर जो लिखे 428। उसी तरह बी को निकालेंगे तो बी को जो हो जाएगा 420 होगा, सी को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 520, डी को लिखेंगे 570, ई को लिखेंगे तो 440। अब इतने विद्यार्थी जो है वो उत्तीर्ण हुए एक त्रिज्यखंड के रूप में कर दिए। अब सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर, 520 प्लस 440 प्लस 428 प्लस 420 प्लस 570 बराबर कितना हो गया 360 डिग्री के बराबर हो गया। अब एक इकाई का मान कितना हो जाएगा, एक इकाई का मान कितना हो जाएगा, तो 360। इसका इकाई की बात करें 360 बटा 2378 है। अब पूछ रहा है कितना सी का, यानी 520 का, तो 360 बटा 2378 गुना कितना हो जाएगा 520 बराबर कितना हो जाएगा 79 डिग्री। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा सी हो जाएगा। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन है, इतना आपको लिखना ही पड़ेगा, ये त्रिज्यखंड बनाना ही होगा। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2015 में कॉलेज ई के उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात क्या होगा। कॉलेज ई को देखना है और 2015 में देखना है, तो ये 72% उत्तीर्ण हुआ है। क्या है 200 में 72% जो है वो क्या हुआ उत्तीर्ण हुआ है, और कितना अनुत्तीर्ण हुआ है, तो ये हो जाएगा 72 अब बटा क्या हो जाएगा 28। क्या है 28, तो 7 और 18 जिन्हें 36 और 36 दुने 72, 18 चौके 72, यानी हमारे पास जो हो जाएगा 18 और 7 7 और 28 है, 7 बार में 18 बार, तो 18:7 आ जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी। दिए गए 3 वर्षों में किस कॉलेज के उत्तीर्ण छात्रों का औसत सबसे कम है। क्या है औसत सबसे कम है, तो सभी कॉलेजों में से बी कॉलेज के छात्रों को पास करने के जो है वो औसत कम है। अगर देखा जाए तो बी कॉलेज के देखिए 65 68 77 जो है, ये जो है उस लगभग जो है वो 68 के करीब ही आ रहा है। बाकी सब में देखिए इसमें अगर 74 है 72 है, ये 68 है, तो आंसर हमारा कौन सा आ जा रहा है बी का। बी जो हमारा है वो सही हो जाएगा। अगला है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज EDF और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर 4:9 है। यदि AB बराबर 6 है, BC बराबर जो है 8 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, तो DF बराबर क्या होगा। तो हमारे पास फार्मूला होता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज EDF के अंडर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा BC बटा क्या हो जाएगा BC बटा DF हो जाएगा, यानी 2/3 बराबर हो जाएगा कितना 8/DF हो जाएगा। DF बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, डायरेक्ट निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यदि x cos a माइनस बाई साइन a बराबर 1 है और x sin a प्लस बाई cos a बराबर 4 है तो 17x²
DF बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, डायरेक्ट निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि x cos a माइनस बाई साइन ए बराबर 1 है और x sin a प्लस बाई cos a बराबर 4 है तो 17x स्क्वायर प्लस 17y स्क्वायर का मान हमें बताना होगा। x cos a माइनस बाई साइन a बराबर क्या है 1 है, तो बाई साइन a प्लस बाई cos a बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 है, ये 2 हो जाएगा। दोनों समीकरण को वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 17 आएगा, यानी 17x स्क्वायर प्लस 17y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, यानी 17 गुना 17 बराबर कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। कितना 289 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। 76 नंबर, एक ही समय में एक पंक्ति में कई बाइट्स को पढ़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा डी, लैच का उपयोग करते हैं। लैच केवल एक क्रमिक कॉलम पता देकर एक ही पंक्ति के डेटा के कई बाइट्स को एक साथ पढ़ना आसान बनाता है। लैच डिजिटल सर्किट होते हैं जो सूचना के एक बिट को संग्रहित करते हैं और इन नए इनपुट सिग्नल द्वारा अपडेट होने तक इसके मान को बनाए रखते हैं। निम्न में से कौन सा अयस्क एल्युमिनियम का नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, एंग्लेसाइड। क्या है, एंग्लेसाइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। एंग्लेसाइड का जो फार्मूला होता है वो PbSO4 होता है, यानी Pb का जो है ये अयस्क है। क्या है, Pb का अयस्क है। अगला है, सतह से सतह पर मार करने वाले भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है, सही आंसर हो जाएगा डी है। क्या है, डी है। यदि पीपुल को इस तरह कोडित किया जाता है तो ट्रेंड को किस तरह किया जाएगा, यानी PEOPLE है, इसे अगर कोड किया गया है PLPOEE से। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ई को तो यहाँ लिखा गया और ई को यहाँ लिया गया, एल को यहाँ लाया गया, पी को यहाँ लाया गया, ओ को यहाँ लाया गया, पी को यहाँ रखा गया। उसी तरह ट्रेंड को लिख दें TREND, ट्रेंड। डी को यहीं रखेंगे, टी को यहीं रखेंगे, आर को यहाँ लेके चल जाते हैं, उसके बाद ई होगा, उसके बाद एन होगा। आंसर जो हमारा आ जाएगा सी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, काफ़ी लंबा स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़ते हैं इस जानकारी को। 6 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं, 12 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्ति पर बैठे हैं। 12 व्यक्ति जो है समानांतर पर बैठे हुए हैं, बैठने की जगह बना देते हैं। समानांतर पे बैठे हुए हैं, 3 4 ये 5 6 लोग बैठे हुए हैं। इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये 6 लोग बैठे हुए, अलग अलग बैठे हैं, एक दूसरे के समान दूरी पर है। पंक्ति ए में जो बैठे हुए हैं PQRSTUVW बैठे हुए हैं। पंक्ति 2 में जो बैठे हुए हैं ABCDF, इसका मुँह इधर है, इस पंक्ति का मुँह इधर है। अब आइए देखते हैं कि AD के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठे हुए हैं। अगर मान लिया कि यहाँ पर जो डी बैठे हुए हैं तो ए जो कहाँ पर है तीसरे स्थान पे, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। ए डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ना तो ए और डी पंक्ति के छोर पर बैठे हैं। अगला करा टी डी की ओर मुंह की ओर बैठे हैं। टी जो यहाँ बैठे हुए हैं और भी ए की ओर मुंह नहीं किए हुए हैं। भी जो है ए की ओर मुंह नहीं किए हुए हैं और भी पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं है, यानी यहाँ भी नहीं है। तो या तो हो सकता है यहाँ पर, या भी हो सकता है यहाँ पर। तो लगभग एक जगह आप कहीं कीजिए, बाद में अगर चेंज करने की जरूरत हो तो चेंज कर दिया जाएगा। भी टी के ठीक बगल में नहीं है, बिल्कुल टी के बगल में नहीं, तो यानी यहीं फिक्स हो गया। क्या है, यहीं हो गया, यहाँ कोई और बैठेगा। बी पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है। बी जो है पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है। चलिए बी को यहाँ बैठा देते हैं। बी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। बी और ई के बीच में जो है वो केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। उसके बाद ई भी की ओर मुँह नहीं किए हुए हैं। ई जो है वो भी की ओर मुँह नहीं किए हुए, तो यानी यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे नहीं में बैठा। आर और क्यू के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। आर और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो 2 व्यक्ति जो बैठे हुए हैं वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर अगर मान लिया कि देते हैं आर, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू। ठीक है, आर टी के ठीक बगल में भी नहीं बैठा हुआ है, यानी इधर ही आर होगा, इधर क्यू होगा। सी भी की ओर मुँह किए हुए नहीं बैठा है। सी जो है वो भी की ओर मुँह करके नहीं बैठा है, तो सी जो हमारा हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ कौन बच गया, एफ बच गया। यहाँ कौन सा बच गया, तो यहाँ बच गया पी हो गया। पी आर के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो ये हो गया। टी और एस के बीच कितने सदस्य हैं, टी और एस का। टी और अगर हम बात करते हैं, एक टी हो गया और एस कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर एस होगा। टी और एस के बगल में 2 लोग बैठे हैं। क्या, 2 लोग। आंसर होगा 80 के ए, 80 के ए होगा। श्रेणी को पूर्ण करना है। यहाँ पर आइए श्रेणी को पूर्ण करते हैं। बी से ई गया है +3 है, और हमारे पास ई से एच गया है, ये भी +3 है। तो एच से +3 जाएगा तो के होगा। क्या है, के मिल जाएगा। हमारे में कितने आंसर में, 2 में आंसर है। चलिए सी से देखते हैं। सी से एफ गया है। सी से हमारा जो है वो एफ गया है, ये भी
3 ही किया गया है, एफ से आई गया +3 किया गया है, और आई से जो है वो +3 अगर हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो एल होगा। एल जो है हमारा सी में आ जा रहा है, आंसर जो हो जाएगा 81 के सी। तेल बीज धातु, आंसर हो जाएगा अयस्क, क्या है अयस्क। श्रेणी में गलत अक्षर समूह को ज्ञात करना है, गलत अक्षर को समूह को ज्ञात करना है। एम से जो है वो ये डब्लू गया है, क्या है डब्लू गया है। ओ से जो है हमारा क्या गया है, एस गया है। ओ से एस गया है, कितना है +4 है, और एस से बाई गया है +6 है। तो यहाँ पर जो है डब्लू से ओ का होना चाहिए +2 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो 2 के अंतर में हो रहा है, और एम से एम जाना चाहिए, यानी एम से एम जाएगा तो ये 0 अंतर होना चाहिए, एम से ओ जाएगा +2 का अंतर होना चाहिए, और ओ से एस है +4 का है, और एस से बाई है प्लस क्या है 6 का। तो आंसर हमारा गलती जो है WO ही है, काहे कि ये होना चाहिए एम से शुरू होना चाहिए। तो हमारा जो है आंसर कौन सा हो गया, वो हो गया डी, क्या है डी होगा। अगला, दी गई आकृति में कितने वर्ग है, इस आकृति में जो है कितने वर्ग हैं वो देखना है। अगर इस तरह की आकृति बना हुआ है तो 5 वर्ग होता है, क्या है 5 वर्ग। तो यहाँ पर 5 वर्ग, इसमें भी 5 वर्ग, और इसमें भी 5 वर्ग, आंसर हो जाएगा 15। दिए गए विकल्पों में से असंगत चुनना है, असंगत इसमें से चुनना है। तो 121 जो है वो क्या है असंगत है, 11 का वर्ग है, जबकि अन्य सभी किसी संख्या का जो है वो वर्ग नहीं है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई है थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1957 से 58 ईस्वी में हुआ था। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका गुफाएं मध्य भारत का एक पुरातात्विक स्थल है, जिसकी काल अवधि प्रागैतिहासिक पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो वो किया था कृष्णदेव, किसने किया था, कृष्ण प्रथम ने करवाया था, किसने, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला है, पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1933 में गढ़ा गया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय स्नातक छात्र चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव कब रखा गया था, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, और मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों को त्याग पत्र पर मनाया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, 1906 ईस्वी में, क्या है 1906 ईस्वी में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में किया गया था। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किलायु, क्या है किलायु ज्वालामुखी जो है 1983 से 2018 की अवधि से लगातार उद्देदित अवस्था में रहा है, पुनः 2020 में विस्फोट हुआ है। किलायु ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप में जो है वो स्थित है। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक खाली स्थान के अनुयायी थे, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, क्या है बौद्ध धर्म के। राज तरंगिणी के अनुसार अशोक शैव धर्म के जो है वो अनुयायी थे, क्या है अनुयायी थे। अगला है, शून्य डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में, किसमें, अटलांटिक महासागर में है। संसद में शून्यकाल का समय है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक के काल को कहते हैं शून्यकाल। शून्यकाल भारतीय संसदीय प्रणाली का देन है। शून्यकाल भारत में 1962 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। संसद में प्रश्नकाल के बाद के समय को शून्यकाल की संज्ञा दिया गया है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे, और इसका आंसर हो जाएगा ए 1930 ईस्वी में, क्या है 1930 ईस्वी में किया गया था, और कहाँ किया गया था, तो हैमिल्टन कनाडा में किया गया था, हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। और राष्ट्रमंडल खेल 2026 जो है वो कहाँ होगा, तो वो होगा ग्लासगो में होगा, क्या है ग्लासगो में होगा। इससे पहले जो ग्लासगो में हुआ था 2014 में हुआ था। यदि x + y = 4 और 1/x + 1/y = 16/15 है, तो x³ + y³ का मान जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पर जो है दिया हुआ है दोनों, सबसे पहले x + y/xy बराबर क्या है 16/15 है। इसे लिख सकते हैं x + y के मान 4 रख देते हैं, 4/xy = 16/15, xy बराबर हो जाएगा 15/4। अब x + y = 4 है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, क्या घन कर देते हैं, x³ + y³ + 3xy × x + y = 64। अब मान रखते हैं x³ + y³ क्योंकि निकालना घन है तो घन ही करना होगा। x³ + y³ + 3 × 15/4 × 4 बराबर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। जब इसे हल करेंगे तो ये हमारा जो आ जाएगा कितना, x³ + y³ = 64 - 45 = 19। आंसर होगा बी, क्या है आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
ए बी और सी जो है 3 दुकानदार है, किसी समरूप पर जो है वह 4820 का मूल्य है अंकित करता है। ए बी सी अपनी वस्तुओं को क्रमशः 20% और 20%, 25% और 15%, 30% और 10% के क्रमागत छूट पर बेचते हैं। कौन सा दुकानदार अधिकतम छूट देता है? तो हमें एकल छूट निकालना है। एकल छूट शुरुआत में लिखे हैं तो 20 माइनस 20 गुना 20/100, ये कितना हो जाएगा? 36%। दुकानदार ए की बात करते हैं। बी की अगर बात करते हैं तो 25 + 15 माइनस 25 गुना 15/100 क्या है? 25 + 15 माइनस 25 गुना 15/100, ये हो जाएगा 36.25% हो जाएगा। सी की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 30 + 10 माइनस 30 गुना 10/100, ये हो जाएगा 37%। सबसे ज़्यादा जो छूट दिया वो कौन दिया? वो सी दिया। क्या है? सी दिया। और कितना? 4820 में कितना? 37%। 37/100 कर दीजिए, ये हो जाएगा 1783.40 रुपया, यानी 1783.40 सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत का प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं के औसत के अनुपात क्या होगा? तो प्रथम 8 अभाज्य संख्या जो होगा वो कितना होगा? 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19/8, यानी 77 बटा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं का औसत n + 1 बराबर 10 + 1 बराबर 11, तो अभिष्ट अनुपात बराबर 77/8, अनुपात जो होगा वो 11, यानी 7/8 क्या होगा? 7/8 कह रहा है। प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं का जो है वो औसत जो होगा वो 11 होगा, तो ये 77/8 अनुपात 11 हो गया, 7/8। कोई नाव किसी नदी में 2 बिंदु ए और बी के जो है बीच राउंड ट्रिप यात्रा वाली दूरी को t घंटे में तय करती है। यदि स्थिर जल में इसकी चाल 2 गुनी हो जाती है तो इसे उसी दूरी को तय करने में 80/161 t घंटे लगेंगे। स्थिर जल में इसकी चाल का नदी की चाल के अनुपात हमें ज्ञात करना है। काफ़ी थोड़ा सा लंबा ये प्रश्न है। पहला कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगा? शांत जल में नाव की चाल बराबर जो हो जाएगा कितना होगा? x किलोमीटर/आवर। धारा की चाल कितना है? तो धारा की चाल जो है वो 22 किलोमीटर/आवर। अब धारा की दिशा में नाव की चाल है ना, धारा की दिशा में नाव की चाल की अगर हम बात करते हैं तो हमारा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x + 22 किलोमीटर/आवर है। क्या है? 22 किलोमीटर/आवर। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा? x - 22 किलोमीटर/आवर। अब आइए प्रश्न से चलते हैं। d बराबर जो हो जाएगा t × x + 22 × x - 22 बटा x + 22 + x - 22। तो शांत जल में नाव की चाल 2 किलोमीटर/घंटा, धारा की चाल 22 किलोमीटर/घंटा है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल 2x + 22 हो जाएगा और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 2x - 22 हो जाएगा, यानी 2x + 22 हो जाएगा धारा की चाल में और 2x - 22 जो होगा धारा के विपरीत चाल में है। धारा के विपरीत दिशा में जो हो गया 2x - 22। अब d के जगह पर जो है वो क्या है? 80t/161, ये है 2x + 22 × 2x - 22 बटा 2x + 22 × 2x - 22। इतना हो गया। हमारे पास एक इक्वेशन एक ये आया, एक इक्वेशन वो आया। अब 2 हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ गया है। अब क्या करना है? इस इक्वेशन 1 और 2 को जो है वो इक्वेट कर देना है, क्योंकि दोनों जो है वो d निकाला हुआ है। तो जब ये इक्वेट करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? t × x + 22 × x - 22 बटा 1 कितना हो जाएगा? 2x। क्या है? 2x बराबर हो जाएगा 80t/161 × 2x + 22 × 2x - 22 अब बटा हो जाएगा 4x। क्या है? बटा 4x। अब इसे हमें हल करना होगा। तो जब हल करेंगे तो ये होगा x² - y² बटा 1 बराबर 80/161 गुना 4x² - y² बटा 2 हो जाएगा। क्या है? 2 हो जाएगा। यहाँ से हमें निकल जाएगा कितना? x/y के अनुपात 11/1, यानी जो होगा 11/1 होगा। क्या है? 11/1। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न पे आते हैं। वो कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण A बराबर 0 डिग्री, कोण B बराबर 5/2 डिग्री,
कौन सी बराबर 2x डिग्री कौन डी बराबर 22 डिग्री है, तो 3x माइनस 22 का जो है वो मान क्या हो जाएगा। अब कोई जो है चक्रीय चतुर्भुज है ABCD, ठीक है, इस तरह का ये चक्रीय चतुर्भुज है और इसके चारों पट्टी जो है वो क्या है, इस तरह का बना हुआ है। अब ये है कोण 22 डिग्री, ये कोण है 2x डिग्री, ये कोण है जो कितना है x डिग्री, ये कोण है जो हमारा है ये 5 डिग्री। ये हो जाएगा CDA और B। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होगा, यानी x प्लस 2x बराबर होगा 180 डिग्री, 3x बराबर 180 डिग्री, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, क्या है 60 डिग्री। दूसरा है कोण B प्लस कोण D बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और ये है 5 प्लस बाई बराबर 180 डिग्री, यानी 6 बराबर जो हो जाएगा 6 बराबर 180 डिग्री, बाई बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। अब हमारे पास x भी आ गया और बाई भी आ गया, तो 3 गुना 60 अब माइनस बाई कितना है 30 डिग्री, यानी 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना हो गया 150 डिग्री। आंसर हमारा हो जाएगा B हो जाएगा। नेक्स्ट है A प्लस B के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करें जिससे संख्या इतना इतना 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य होने का नियम क्या है कि सम और विषम के संख्याओं को घटाकर 0 आना चाहिए या 11 के गुणनफल में आना है। तो 4A 0 6 7 B है, इसे लिख सकते हैं A प्लस 6 प्लस B माइनस 4 प्लस 0 प्लस 7 जो है वो 0 आना चाहिए, 11 या 22 या 33 का गुणनफल आना चाहिए। ये हो जाएगा A प्लस B प्लस 6 माइनस 11 बराबर 0, A प्लस B माइनस 5 बराबर 0, तो A प्लस B बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या है A प्लस B बराबर 5 होगा। और एक और अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा A प्लस B प्लस 6 माइनस 11 बराबर 11, अगर मान लिया कि 11 मानते हैं तो A प्लस B माइनस 5 बराबर 11, A प्लस B बराबर जो है 16। अब 2 को निकला A प्लस B बराबर 16, A प्लस B बराबर 5, तब एक बार 0 रखें एक बार 11 रखें, तो A प्लस B के सभी संभावित मानों का योगफल जो होगा वो कितना होगा 5 प्लस 16 21, 21 जो है वो संभावित मान होगा, यानी आंसर हमारा हुआ ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है। आप इसे देख लीजिए, संभावित मानों का योगफल निकालना है तो वो होगा 21। 2 संभावित मान आया ना, एक 10 रखने पर एक 5 रखने पर, तो 5 प्लस 16 कितना हो गया 11 हो जाएगा, या तो 21 हो जाएगा, 16 प्लस 5 21 होगा। कोई पतंग जो है एक डोरी से जुड़ी हुई है, डोरी की लंबाई जो है वो ज्ञात कीजिए जब पतंग की ऊंचाई 90 मीटर है और डोरी जमीन के साथ 30 डिग्री के कोण बनाता है, यानी यहाँ से जो है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है जमीन से, ये निकालना है x निकालना है, ये जो है वो दिया हुआ है 90 मीटर, तो साइन 30 डिग्री बराबर जो हो जाएगा 90 अब बटा क्या हो जाएगा x, क्या है x हो जाएगा, यानी 1/2 बराबर 90 बटा x हो जाएगा। x का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 90 गुना 2 180, क्या है 180 मीटर। आंसर हमारा हो जाएगा B हो जाएगा। 100वां नंबर प्रश्न जो है, एक कक्षा के अंग्रेजी के परीक्षाफल तैयार करते समय एक छात्र के अंक जो है वो क्या हो जाएगा 57 के स्थान पर 95 दर्ज किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप औसत अंक में 0.95 की वृद्धि हुई। कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। तब माना कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या जो है वो n है। अब Tn-1 प्लस 95 बटा n में से घटा देना है, Tn-1 प्लस जो ये 57 दर्ज किया बटा n, कितना का औसत हो गया 0.95, सीधे 95 माइनस 57 बटा n बराबर हो जाएगा 0.95, 38 बटा n बराबर 0.95, n बराबर जो हो जाएगा 38 गुना 100 बटा 95 यानी 95, ये हो जाएगा 40। आंसर जो हमारा हो जाएगा 40। यह था RRB NTPC का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।